सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। ये कहानी ली गई है उनके कथा संग्रह मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है राधा। राधा का जवाब सुनते ही राघव का चेहरा तमतमा गया। क्यों? आखिर क्यों? तुम नहीं जानती तो और कौन जानता है? कौन है वो जिससे मैं पूछने जाऊं? जब भी मैंने तुमसे पूछा तुमने हमेशा ही उल्टा जवाब दिया। तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, मैं नहीं जानती। अरे मुझे अपनी ही करनी होती तो मैं पागलों की भांति तुमसे पूछता ही क्यों? राधा के व्यवहार ने राघव के अंतर मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि ये वर्षों बाद भी मेरी आशाओं पर पानी फेरेगी, ये सारी कल्पनाओं के महल को यूं ढहा देगी। किसे मालूम था? वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा, फिर झुंझुलाते हुए बोला, देखो राधा, मैंने आज तक तुम्हारी सारी बात मानी है और हमेशा ये कोशिश करी है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारी अच्छी बुरी बातों को मैंने दिल में रखा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम मुझे समझोगी। लेकिन राधा, तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। वो गुस्से से तेजी से बाहर निकल गया। राधा, अब यह बात हरगिज नहीं होगी, ये तुम निश्चित समझ लो। राधा भी तेवर चढ़ाते हुए बोली, तो तुम्हारी भी मनमर्जी नहीं चलेगी, वो भी तुम सुन लो। राधा के उल्टे सीधे जवाब सुनकर एक बार तो राघव के तन मन में आग लग गई, किंतु किसी प्रकार अपना गुस्सा शांत कर वो राधा के पास गया और उसे समझाने लगा, अरे पगली, तुम समझती क्यों नहीं कि परिवार की छोटी छोटी बातें भी बाहर बतंगड़ बन जाती हैं। लोग तो इस ताक में रहते हैं कि कब किस परिवार की कमजोर नस उनके हाथ में आए और वे उसे तमाशा बना सके। तुम्हें तो मालूम है कि आज लोग कुछ भी कहने से नहीं चूकते, तरह तरह की बातें करते फिरते हैं। राधा रोने लगी और सिसकते हुए बोली, क्यों नहीं बनाएंगे तमाशा? तुमने तो हमेशा लोगों के बीच मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। लोग भी सोचते होंगे ना कि मैं कितनी बुरी हूं। राधा, तुम फिर मुझे गलत समझने लगी हो। गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं। तुम मर्दों का तो काम ही औरतों को बदनाम करना होता है। और फिर चिड़चिड़ाते हुए बोली, मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हें, जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं कहना। राधा, कुछ ठंडे दिमाग से तो सोचो। सोच लिया, बहुत सोच लिया मैंने। अरे अगर तुम सोचती तो इस तरह से नहीं बोलती। राधा, तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि सब कुछ होते हुए भी मेरा छोटा भाई अनाथों की तरह और मेरी मां बेसहारों की तरह जिंदगी गुजार रही है? राघव बड़े शांत भाव से राधा को समझाता रहा, लेकिन राधा थी कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो भी बोली, तो हम कौन सा यहां ठाठ से जी रहे हैं? मैं भी तो घर के काम कर करके मरी जा रही हूं, इसमें भी कहां चैन है तुम्हें? और ऊपर से मां और भाई को लाने की जिद ठाने हो। राधा, अगर मैं तुम्हारी तरह जिद्दी होता तो क्या कर लेते तुम? बहुत कुछ कर लेता राधा, बहुत कुछ कर लेता। वो भी कर लेता जो तुमने कभी सोचा तक ना हो। अरे लोग तो परायों को भी सहारा देते हैं, फिर वो तो हमारी मां है, मां, और तुम हो कि। वो कहते कहते अतीत में पहुंच गया। जैसे तैसे लिखाया पढ़ाया है मां ने उसे। आज तक पढ़ाना भी तो मां की हिम्मत से बाहर की बात थी, फिर भी किसी तरह स्कूल भेजती रही। राघव को आज भी वो दिन याद है जब मां को फीस की खातिर लोगों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी थी। एक तो मजदूरी करना और ऊपर से लोग तरह तरह के ताने मारते थे। लेकिन तू भी तो काम करने जाती है और मेरे को अच्छा नहीं लगता है माँ। लोग कहते हैं कि बच्चे इतने बड़े हो गए तब भी माँ काम करती है। मेरे बच्चे, अपनी फूटी किस्मत पर उसने हमेशा चुपचाप आंसू बहाने के सिवाय किसी को कुछ नहीं कहा। अतीत से वर्तमान में पहुंचते ही उसका ध्यान राधा पर केंद्रित हो गया। सभी गुणों से संपन्न होने पर भी राधा उसे कभी कभी नितांत खोखली नजर आने लगी। बेहद प्यार करने वाली राधा उसे एकाएक कोसों दूर नजर आने लगी। वो अपने ही अंदर अनेकानेक प्रश्नों के बीच घिर गया। उसे लगा कि उसकी और राधा की सोच में दिन प्रतिदिन दूरी बढ़ती जा रही है। राघव ने गरीबी को अधिक निकटता से देखा था। वो नितांत अभावों में पला था, जबकि ठीक उसके विपरीत राधा ने कभी अभावों का मुंह तक ना देखा। इसीलिए तो राधा की बातें उसे कई बार हीनता की चार दीवारी में धकेल देती थी। अब जब भी उसे मां और भाई की याद आती, उसका शरीर कांप उठता, अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते, वो असीम वेदनाओं के बीच कहीं घिर जाता। दूसरे ही दिन वो जल्दी तैयार होकर अपनी नौकरी पर चल दिया।
पर वहां भी उसका मन अशांत रहा। वो अपनी ही उलझनों के बीच अपने को असहाय महसूस करने लगा। सिर पकड़े उसने घंटों गुजार दिए, सिर्फ इसी सोच में कि वो राधा को कैसे समझाए। वो इस बात को भी जानता था कि यदि वो राधा की तरह जिद्दी हो गया तो यह छोटा सा परिवार एक होने के बजाय छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगा और उसका जीवन सदैव के लिए नरक बन जाएगा। उधर मां की चिंता भी उसे खाई जा रही थी। उठते बैठते खाते पीते हर समय उसे गांव में अपेक्षित छोटे भाई का भविष्य अंधकारमय नजर आता था। वो भाई को साथ लेकर शहर के किसी स्कूल में भर्ती कराना चाहता था, किंतु यह राधा की इच्छा के बिना संभव ही कहां था। वो पशुपेश में पड़ा रहा कि यदि वो जबरदस्ती भाई को ले भी आता है, और जैसा कि यह सब राधा नहीं चाहती, तो ऐसी स्थिति में बदनामी अलग होगी, और यदि मैंने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता चला कि अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी सोच व्यर्थ होती जा रही थी। उसकी चिंता चिता में कभी कभी बदल सकती है, जिसमें वो घुट घुट कर कभी भी राख हो सकता है। वो भयभीत हो उठा। दिन भर राघव तनाव से गुजरता रहा। इधर राधा भी कम परेशान नहीं थी, क्योंकि आज राघव पहली बार उससे इतना बोला था। जब राघव देर रात तक भी घर नहीं लौटा तो राधा की चिंता और बढ़ने लगी। चाहे पति पत्नी का कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, किंतु राघव ने कभी इतनी देर नहीं की थी आज तक। और आज तो वो बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा की बेचैनी शिखर छूने लगी। अंदर बाहर करती वो कितनी बार अड़ोस पड़ोस में चली गई थी। और अब जब राघव देर से घर पहुंचा तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। राधा के खाना लाने के बाद भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसने खाना लौटा दिया। राधा की लाख कोशिशों के बाद भी उसने खाना नहीं खाया। राधा रोने लगी। रोते रोते न जाने वो क्या क्या बोल बैठी। राघव पहले तो राधा की बातें चुपचाप सुनता रहा, और फिर जब बातें असहाय हो गईं तो वो तिल मिलाकर बोला, सुनो राधा, अच्छा हो कि तुम चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। राधा भी चिल्लाते हुए बोली, अगर मुझे खाना खाना ही होता तो इतनी देर इंतजार क्यों करती? एक तो इतनी देर से घर पहुंचे हो और फिर ऊपर से मुझ पर रौब भी डालते हो। बस अब मुझसे नहीं हो सकेगा। दिन भर तुम्हारे घर का काम संभालूं और ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। जब परिस्थिति ऐसे आने वाली है जब हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रहना पड़ेगा, तब तुम्हें मेरे कामों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। राघव की बात सुनकर राधा के पांव तले जमीन खिसकने लगी। एक क्षण भी राघव से अलग होने की बात उसने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। आंखों में आंसू लिए राधा भी बिना खाए ही लेट गई, किंतु उसके मनोमस्तिष्क में राघव की बातें ज्वार भाटे की तरह तेजी से उमड़ने लगी। कहीं सच में ही रात खुली नहीं थी कि राघव अपने सूटकेस में कपड़े ठूसने लगा। जो भी कपड़ा हाथ में आता उसे ही सूटकेस में रखने लगा। राधा चौंकी। क्यों? कहीं कहीं जाना है? हाँ, आज ही जाना है। लेकिन यह अचानक? किसी मीटिंग में जाना है, काफी दिन लग सकते हैं। राधा बोली, आप आज नहीं जाएंगे? राघव तपाक से बोला, आज ही जाऊंगा और हर कीमत पर जाऊंगा। 10-20 दिन भी लग सकते हैं। 10-20 दिन? सुनकर तो राधा चौंक उठी, नर्वस होकर बोली, लेकिन आज तक तो आप 1-2 दिन से अधिक कहीं रहे ही नहीं। राघव की मधुर वाणी आज कठोरता लिए हुई थी। कर्कश स्वर में बोला, आज तक नहीं रहा तो अब रहना पड़ेगा मुझे, समय समय की बात है। कहते कहते वो कपड़े पहनने लगा। राधा को बिल्कुल भी विश्वास न था कि राघव यूं सचमुच ही चल देगा, लेकिन देखते ही देखते चंद ही क्षणों में राघव तैयार होकर घर से चल दिया। राधा आक्रोश और पीड़ा से घिर गई। राघव को जाते देखकर वो कुछ भी तो नहीं कर पाई। उसने कितनी जल्दी की थी चाय बनाने में, किंतु राघव ने इस चाय को भी ठुकरा दिया। राधा के दुख की कोई सीमा न रही। आज तो राघव ने राधा की हर बात को ठुकरा दिया था। राधा को अब एक एक पल काटना दूभर हो गया था। सैकड़ों हित और अहित की सोच के बीच वो बहुत बुरी तरह उलझ गई थी। आज पहली बार उसे स्थिर मन से अपने और राघव के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ा। आज उसे आत्मविश्लेषण का अच्छा मौका मिला था। घंटों की सोच के बाद उसे लगा कि बात तो कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ भाई और मां को साथ रखने की ही तो है। और फिर जिनके लिए राघव मुझसे दूर रहने को भी तैयार है, वो हैं तो अपने ही। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी चिंता करें। जब अपने ही अपने नहीं रहेंगे तो पराये क्या कदर करेंगे। भाई को लिखाने पढ़ाने की बात भी तो जायज है, और फिर मां का तो हमारे सिवाय और है भी कौन। राधा को एकाएक किसी सफलता के मिल जाने की सी अनुभूति होने लगी। उसे लगा
जैसे वो किसी घनघोर जंगल में भटक गई थी और अब उसे रास्ता मिल गया है। अगले दिन राधा ने कुछ सामान खरीदा और गांव की ओर चल दी। कई घंटों के सफर के पश्चात गांव के स्टेशन पर उतरकर लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर राधा रात पड़ने से पहले ही गांव पहुंच गई थी। बहू को अचानक गांव में देखकर मां अचंभित हो गई। जैसे ही राधा ने मां के चरण स्पर्श किए, रुको रुको बहू, रुको। मां तेजी से अंदर गई और अपने पल्लू पर चावलों की पोटली बांधे पहले तो बहू को बहुत देर तक चूमती रही और फिर चारों दिशाओं में चावलों की वर्षा करने लगी। मां इतनी खुश थी कि बोलते बोलते खुशी से उसका गला रुंध गया था। आंखों में आंसुओं की धार रुकते नहीं बनती थी। आज उसे सारी दुनिया की खुशियां अपनी झोपड़ी के अंदर समाई दिखती थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसका ध्यान राघव की ओर गया तो वो चौंक उठी। बहू, तुम अकेली? मेरा रघु कहां है? मां की घबराहट देखकर राधा तुरंत बोली, वे बाहर अपने ऑफिस के किसी काम से गए। उन्हें अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ा। जाने से पहले मुझे कह गए थे कि तुम मां और भाई को गांव से शहर ले आना, सो मैं आप लोगों को लेने चली आई। राधा की बात सुनकर मां ने कुछ धीरज बांधा। इधर चंद ही क्षणों में हवा की तरह राधा के आने की बात पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव एक एक करके राधा को देखने आने लगा। शादी के वर्षों बाद तो शायद आज पहली बार ही गांव आई थी राधा। खाना खाने के बाद देर रात तक मां राधा को तरह तरह की बातें पूछती रही। हर 5 मिनट के बाद वो अपने रघु के बारे में कुछ न कुछ अवश्य पूछती। कब खाता है, नौकरी पर कब जाता है, वैसे ही कमजोर है या अब ठीक हो गया है, सब्जी तो खाता है ना, फिर खाने पीने का भी तो ध्यान नहीं रखता, बड़ा लापरवाह है। और राधा भी मां के हर प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने की जी तोड़ कोशिश करने लगी। बातों बातों में जब मां ने खेती बाड़ी की बात कहकर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया तो राधा अपनी बात पर अड़ गई। चाची नहीं, मैं हर हालत में आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी, वरना मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ गांव में रह जाऊंगी। लेकिन मेरे रघु के खाने पीने का क्या होगा? मां अपने राघव की चिंता में डूब गई। हमेशा से अकेला रहा है वो, कोई सुख नहीं देखा उसने। बड़ी मुश्किल से तो उसने शादी की। कहां करना चाहता था वो शादी? नहीं बहू, उसका तो तुमको ही ध्यान रखना होगा। कुल परिवार में हम 4 ही तो सदस्य हैं मां जी। उनकी तो इच्छा है कि हम सब साथ रहें। पास रहकर एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो क्या फायदा? किशोर को भी वहीं किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा देंगे। ये तो स्कूल की बात भी करके आ गए हैं मां जी। और अंत में राधा के इस आत्मीय व्यवहार ने मां को चलने के लिए बाध्य कर ही दिया। चौथे ही दिन वो मां और किशोर को लेकर देहरादून चली आई। राघव 5-6 दिन बाद ही घर लौट आया। दूर से मां को घर पर देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हुआ। किंतु जब बिल्कुल ही पास आकर उसने मां को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा और सामान वहीं छोड़कर मां से लिपट गया। कुछ देर बाद इधर उधर झांकने के बाद जब उसे राधा नहीं दिखाई दी तो वो शंकित हो उठा। मां, राधा कहां है? बाजार गई है सामान लेने। लेकिन सामान तो सब कुछ, हाँ सामान तो घर पर ही था, लेकिन किशोर के लिए कुछ कपड़ों की बात कर रही थी, इसीलिए उसको भी साथ लेकर गई। मैंने तो मना कर दिया था कि बिना बात खर्चा ना करे, अभी तो उसके पास कपड़े थे ही। मां की बात सुनकर राघव की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी से उसकी आंखें नम हो आईं। लेकिन मां, तुम अचानक चली आई यहां, किसके साथ आई? एक चिट्ठी ही डाल देती तो मैं खुद चला आता। कब से सोच रहा था मां कि तुम्हें अपने साथ रखूंगा, पर मैं तो तुम्हारा नालायक बेटा ठहरा, बस सोचता ही रह गया। मां चक्कर में पड़ गई। क्यों? क्या तुमने बहू को नहीं भेजा था हमें लाने? मैंने? और फिर सिर झटकते हुए बोला, अरे मां, आपकी बहू ने तो मुझे चकमा ही दे दिया। कब पहुंची राधा गांव में? हमें आए तो आज कई दिन हो गए हैं। और जब मां ने पूरी बात बताई तो राघव गदगद हो गया। उसके दिल में राधा के प्रति पहले से भी कई गुना अधिक स्नेह उमड़ पड़ा। वो इतना भावुक हो उठा कि अपनी आंखों में आती आंसुओं की धारा को प्रयास करने पर भी रोक न सका। उसे लगा जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई है, जिसे पाने के लिए वो एक अरसे से तड़प रहा था। एक अरसे से।